ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली 1599 में एस्टैब्लिश किया गया। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 में उन्हें 15 सालों का ट्रेडिंग मोनोपोली दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार मिला। फाइनली 1608 में जेम्स फर्स्ट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत बंदरगाह पर हेक्टर नामक जहाज से आया और फाइनली एक लंबा सफर करते हुए सूरत से आगरा आया और जहांगीर की कोर्ट में जहांगीर से उसने तुर्की या फारसी लैंग्वेज में बात की। ओके, जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से प्रभावित होने के बाद उसे इंग्लिश खान का टाइटल 400 रुपए का मनसब देता है। ओके, इतना सारा काम हो गया और साथ में सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की परमिशन देता है, बट पोर्तुगीज के विरोध करने की वजह से सूरत में बनाई गई फैक्ट्री को डेमोलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और फाइनली निराश होकर के कैप्टन हॉकिंस 1611 में लंदन वापस चला जाता है। राइट, बट 1611 का जो टाइम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ा शानदार पेज था 1611। ओके, इसी बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो ऑफिसर, एक का नाम है मिडल्टन, क्या नाम है, मिडल्टन, और एक का नाम है थॉमस बेस्ट। राइट, ये दो ब्रिटिश ऑफिसर हैं और इन लोगों ने सूरत के नियर अबाउट एक जगह है जिसका नाम है स्वाली, है ना, इन दोनों के द्वारा पोर्तुगीज जो कंपनी थी उनके द्वारा एक बैटल किया जाता है 1611 में ही, जिसे हम लोग स्वाली बैटल कहते हैं। राइट, तो 1611 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पोर्तुगीज कंपनी के साथ बैटल ऑफ स्वाली किया जाता है और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों ऑफिसर्स के नेतृत्व में, लीडरशिप में स्वाली का बैटल जीत जाती है। यहां इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब इन लोगों को सूरत में फैक्ट्री ओपन करने की परमिशन नहीं मिली तो इन लोगों ने मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का आज एक रीजन है ना, मछलीपट्टनम में एक टेम्पररी फैक्ट्री खोलने की कोशिश करते हैं और फाइनली सफल भी हो जाते हैं। राइट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में फर्स्ट वेस्टर्न कंपनी कहां ओपन की गई बताइए? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट वेस्टर्न फैक्ट्री कहां ओपन की गई? फैक्ट्री मींस फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे उन्हें फैक्टर कहते थे, इसलिए फैक्टर के काम करने की वजह से उस जगह का नाम फैक्ट्री किया जाता था। राइट, तो फैक्ट्री बेसिकली एक गोदाम होता था जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली जो चीजें थी उनको रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, और कोई विशेष फैक्ट्री नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आज के गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनी की तरह है, बट इन कंपनी से बहुत बेटर कंपनी है, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। आज सपोज करो कि हमारे यहाँ गूगल काम करती है, फेसबुक काम करती है, यूट्यूब कंपनी है, ये सारी बहुत सारी कंपनीज है कि नहीं? क्या इन लोगों को इस बात का राइट है कि ये अपनी एक पर्सनल आर्मी क्रिएट कर सकें, अपना ये लोग क्वाइंस रिलीज कर सकें इंडिया में, अपने उस पर सिंबल बना लें और रिलीज करने लगे? ऐसा संभव है क्या? नहीं कर सकते, है ना, ये राइट नहीं दिया गया है। बट उस टाइम ऐसा था, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से सारे राइट्स आ जाएंगे। फिलहाल अभी जो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बड़ा ट्रांसफिजन के फेज में चल रही है, संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको, है ना, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल की बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, तो फाइनली इन लोगों ने ईस्टर्न इलाके में इन लोगों ने अपनी एक टेम्पररी फैक्ट्री ओपन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मछलीपट्टनम। क्या कहते हैं? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम से भी पहले इन लोगों ने वेस्टर्न यानी कि सूरत वाले रीजन में अपनी एक फैक्ट्री ओपन करने की कोशिश की थी, बट वो किसी तरह से परमिशन नहीं मिल पाई। तो बट ओपन तो करने की कोशिश की थी ना, लेकिन टेम्पररी कहां ओपन हुई फाइनली? मछलीपट्टनम में। राइट, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट ईस्टर्न कंपनी फैक्ट्री कहां ओपन की इन लोगों ने? मछलीपट्टनम में। कहां ओपन की? मछलीपट्टनम में। राइट, और फर्स्ट वेस्टर्न फैक्ट्री कहां ओपन करने की कोशिश की इन लोगों ने? तो सूरत में। बट फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहां ओपन की इन लोगों ने? तो सूरत राइट आंसर माना जाएगा, ना कि मछलीपट्टनम। ओके, तो 1611 में इन लोगों ने स्वाली का बैटल जीता। राइट, और फाइनली यहां इस बात को भी ध्यान में रखना है कि 1611 में ही इन लोगों ने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री भी ओपन की है। क्लियर हुआ? 1611 और 12 के बीच में जब बैटल कंप्लीट हो गया तो जहांगीर को मैसेज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने
कि आप पोर्तुगीज की नेवी को बहुत ज्यादा पावर समझते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत समझते हैं, हमने उनकी नेवी को हराया है बैटल ऑफ स्वाली में। इस बात से जहांगीर बहुत ज्यादा खुश हुआ और इंस्पायर्ड हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसने कहा 1613 में कि आप अगर चाहें तो सूरत में भी फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। कहां ओपन कर सकते हैं? सूरत में भी फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। बट ये हुआ किसकी वजह से? तो सर थॉमस रो की वजह से। किसकी वजह से? सर थॉमस रो, जेम्स फर्स्ट का ही एक रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, जैसा कैप्टन हॉकिंस आया था। जैसे कैप्टन हॉकिंस के साथ में विलियम फिंच आया था, जिसने अनारकली के मकबरे या दरगाह पर जाने की कोशिश करने वाला पहला व्यक्ति था। कौन? विलियम फिंच। कैप्टन हॉकिंस के साथ में कौन आया था? विलियम फिंच आया था, जिसने एक बड़ा शानदार काम किया, अनारकली के बारे में एविडेंस दिया हमारे सामने, है ना, कि बताया कि अनारकली कोई मिथिकल कैरेक्टर नहीं थी, बट हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि अनारकली कोई मिथिकल है, ऐसी कोई कपोल कल्पना है, ऐसी कोई कैरेक्टर थी नहीं, ऐसा है। अनारकली एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर था। इस तरह का एविडेंस देने वाला पहला व्यक्ति कौन? विलियम फिंच। और किसके साथ में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस के साथ में आया था, राइट, हेक्टर नामक जहाज से। उसके बाद जेम्स फर्स्ट का ही एक दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, जिसका नाम है सर थॉमस रो, राइट। क्या नाम है? सर थॉमस रो। जहांगीर से मिलने के लिए आया, बट जहांगीर उस समय आगरा में ना होकर के कहां पर था? अजमेर में था। कहां पर था? अजमेर। अजमेर वही वाला इलाका है जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, जिन्हें हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। तुम लोग जान करके हैरान हो जाओगे कि अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति या कोई मुस्लिम व्यक्ति ख्वाजा साहब की दरगाह पर अगर जाना चाह रहा है जियारत करने के लिए, क्या नाम है तुम्हारा? फरजाना। फरजाना, एक बात बताओ, दरगाह क्या होती है और जियारत क्या होती है? राइट, जो यात्रा होती है, जैसे हम लोग रामेश्वरम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ जाना है तो क्या कहते हैं हम लोग? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, राइट। तो ठीक उसी तरह से जियारत मीन्स यात्रा करना, राइट। तो ख्वाजा गरीब नवाज या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब भारत में मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। फाइनली आज अजमेर में उनकी दरगाह है, और इस्लामिक मान्यता के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाना चाह रहा है तो उससे पहले आपको दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? निजामुद्दीन औलिया, राइट। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा गरीब नवाज साहब, ये दोनों एक सिलसिले से संबंधित थे, जिस सिलसिले का नाम होता है चिश्ती सिलसिला। नाम सुना है कभी? चिश्ती सिलसिला। ऐसे समझ सकते हैं कोई क्लास, कोई ग्रुप, कोई समूह। बहुत सारे सिलसिले भारत में काम करते हैं। जो इस्लामिक सूफी होते हैं वो सिलसिले के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बहुत सारे सूफीज स्कॉलर या इस्लामिक स्कॉलर ऐसे थे जिनसे मौलवी और मौलाना परेशान रहते थे। समझ में आ रहा है? बेसिकली अगर आप समझना चाहें तो इस्लाम में 3 टाइप के लोग, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के लोग, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के लोग, लेकिन जिन्हें 3 लोगों को आपको जानना चाहिए, उनमें से एक को कहते हैं सिया, एक को कहते हैं सुन्नी, और एक है सूफी। कौन से? सूफी, राइट। समझ में आ रहा है? सूफी। क्या सूफी मुसलमान नहीं होते हैं क्या? होते हैं, बट बड़ा प्रोग्रेसिव माइंड होता है उनका, बहुत प्रोग्रेसिव माइंड होता है सूफीज का। जैसे इस्लाम में म्यूजिक बैन है, म्यूजिक बैन है, संगीत सुन नहीं सकते आप, राइट। चित्रकला बैन है, पिक्टोग्राफी क्या है? बैन है, चित्रकला नहीं कर सकते आप। आप अगर किसी व्यक्ति का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो आप अल्लाह के नियमों के द्वारा का बनाया गया कानून का उल्लंघन कर, आप किसी का चित्र नहीं बना सकते। इसलिए आप देखना मेडिवल फेज में जो भी चित्रकारियां की गई हैं वो पशु पक्षियों की गई हैं। पशु पक्षियों की भी नहीं हो गई, वो वनस्पतियों की गई है ज्यादातर। कमल के फूल की पत्तियां बनाई गई, चित्र की मतलब व्यक्ति के चित्र नहीं मिला करते हैं। ऐसा क्यों फरजाना? मतलब नहीं पता है? ये पता है बैन है। क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों बैन है। क्योंकि अल्लाह इस बात को बोलता है कि मैं डोमिनेंट पावर, अल्लाह डोमिनेंट पावर,
अल्लाह से ज्यादा यूनिक पावर किसी के पास में नहीं है। आज आप किसी की पिक्चर्स बना रहे हैं, भाई इंसान आदमी को बनाने की पावर किसमें? ओनली खुदा या अल्लाह में, राइट? उसके बाद कोई डिवाइन पावर है ही नहीं। आज आप पिक्चर बनाने का दावा कर रहे हैं, कल उस पिक्चर में जान डालने का दावा करेंगे, तो मेरी वैल्यू कहां गई? तो मैं फिर कहां? फिर तुम में और हम में फर्क क्या रहेगा? फिर तुम मेरे लिए सजदा क्यों करोगे? बात समझ आ रही? बात मूर्ति पूजा की नहीं है, स्टैच्यू वर्शिप की दूसरी वजह है। चित्रकला की बात कर रहे हैं, मैं चित्रकला की बात कर रहा हूं। कि आप नहीं रख सकते आप, हाँ नहीं रख सकते आप। इसकी मात्र वजह यही है कि अल्लाह की सुप्रीमेसी के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। अल्लाह डिफाइन है क्या कि मेल है या फीमेल है? अल्लाह डिफाइन नहीं है। जैसे तुम्हारे गॉड डिफाइन है, वो मेल है या फीमेल है, बट अल्लाह या खुदा डिफाइन नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। हाँ, उनका कोई पिक्चर ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीधा बोलता है तुम्हारी सीधी बात, बहुत प्रैक्टिकल, कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे बारे में सोच सको। तो जब तुम्हारी औकात नहीं है सोचने की, तो तुम पिक्चर्स कैसे बना सकते हो? अल्लाह को किसी ने देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आज तक तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है कि तुम सोच सको अल्लाह के बारे में, राइट? भगवान के अपने अपने माइंड के टेम्परामेंट, अपनी अपनी सोच, राइट? और हर धर्म की अपनी अलग अलग फिलॉसफी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर फिलॉसफी को सम्मान देना चाहिए। अगर किसी बगीचे को आपको बनाना है तो उसमें सिर्फ गुलाब के फूल से बगीचा नहीं बनता है, उसमें हर प्रकार के फूल होंगे तभी वो बगीचा बनता है, राइट? और बगीचा यानी कि गार्डन ही सुंदर दिखाई देता है, एक फूलों से युक्त गार्डन अच्छा नहीं दिखाई देता, राइट? तो भारत डाइवर्सिटी में यूनिटी रखता है, विभिन्नता में एकता। तो सर थॉमस रो आगरा में जहांगीर से मिलने आया था, बट आगरा में मिला नहीं, मिला कहां? अजमेर में। कौन मिला? जहांगीर। जहांगीर मिला अजमेर में। लेकिन इस बात को ध्यान में रखो कि हमारे यहां मेडिवल फेज के जितने भी शासक हुए, उन सभी लोगों ने इस्लाम के नियमों की धज्जियां उड़ा दी, इस्लाम के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जहांगीर पिक्चर का टाइम जो है जहांगीर का, वो गोल्डन एरा है इसका। सबसे ज्यादा चित्रकला इसी के टाइम में हुई। किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में। औरंगजेब बोलता है कि म्यूजिक बैन कर देंगे, हम म्यूजिक नहीं करवाएंगे, यहां तक स्टेटमेंट जारी करता है, पूरा का पूरा अपने कोर्ट से बैन कर देता है म्यूजिक को। और साथ में जो संगीतकार लोग थे वो जब बेरोजगार हो गए तो वो लोग एक अर्थी बना डाले, उस पर तंबूरा, जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे के सारे रख करके कंधे पर लेके जा रहे थे। औरंगजेब अपनी बालकनी से देखा, कहां जा रहे हो भाई? सर संगीत की आज मृत्यु हो गई है, इसे दफनाने लेके जा रहे हैं। औरंगजेब ने कहा कब्र का गड्ढा इतना गहरा खोदना कि इसकी सांसें बाहर ना पाए। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि औरंगजेब संगीत से कितनी नफरत करता होगा? जान की हैरानी वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा संगीत पर रचना औरंगजेब के टाइम में हुई। औरंगजेब के बारे में कहा जाता था कि औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था। सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू औरंगजेब के दरबार में। समझ आ रहा है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि रेशनल माइंड से सोचा करो चीजों के बारे में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के द्वारा या फेसबुक यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है निहायती बकवास होता है। औरंगजेब जब तक शाम ढल नहीं जाती थी तब तक खाना नहीं खाता था, जब तक वो 250 मन जनेऊ को तौल नहीं देता था। मुगलिया सल्तनत के टाइम में इंडिया की आबादी 20 करोड़ या 30 करोड़, कितनी? 20 या 30 करोड़, जिनमें 90% हिंदू। ओके, तो रोज अगर आप 250 मन जनेऊ तोलोगे तो एक जनेऊ की वैल्यू कितनी होगी? 50 ग्राम, मैक्सिमम 100 ग्राम, राइट? 250 मन एक दिन में तुम ब्राह्मणों को मार रहे हो तब जनेऊ उतर रहा है। क्या सच में इतने लोग थे हिंदू में? 50 साल शासन किया बंदे ने, 50 साल उस आदमी ने 250 मन जनेऊ उतरवा दिए हैं क्या? लोगों को मरवा दिया है, फिर बचा कौन?
बहुत रैशनल होकर सोचने की जरूरत है। क्या सच में ऐसा किया उसने? है नहीं? सारे मंदिर अगर उसने तोड़ दिए तो मंदिर बचे कैसे? अगर सारे मंदिर तोड़े गए थे तो मंदिर बचे कैसे? डिमोलिश किए गए मंदिर तो बचे कैसे? मीन्स रैशनल होने की जरूरत है। जितना बताया जा रहा है क्या वो सच में सही है, इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। नहीं तो अजमेर में पहुंचा कौन? सर थॉमस रो। अजमेर में पहुंचने के बाद सर थॉमस रो से पहले कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में आकर के मिल चुका था। कौन मिल चुका था? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के बिहेवियर से परिचित होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो कैप्टन हॉकिंस जाकर के सर थॉमस रो को सारी इंफॉर्मेशन देता, क्या सर बादशाह जहांगीर जो है वो चित्रकला में बड़ा इंटरेस्ट रखता है। ओके, तो जेम्स प्रथम की कोर्ट में लगे हुए 6 पिक्चर्स यानी कि 6 पेंटिंग्स एज अ गिफ्ट लेकर के आया है। कौन? सर थॉमस रो। किसके लिए? जहांगीर के। नेक्स्ट, पता यह चला कि बादशाह सलामत घोड़े से चलते हैं या हाथी से चलते हैं? किससे चलते हैं? घोड़े या हाथी से चलते हैं। तो सर थॉमस रो जहांगीर के लिए लाल बग्घी लेके आया, जिसे जिंदगी में पहली बार देखा था। किसने? जहांगीर। अभी तक घोड़े और हाथी पे चढ़ा, कभी बग्घी पर घूमा नहीं। बग्घी लाइक फॉर्च्यूनर, उस टाइम ऐसा फील आता था। बग्घी को देखने के बाद खुश हो गया वो आदमी। कौन? जहांगीर खुश हो गया। और जहांगीर चित्रकारी करते करते, उनका मूल्यांकन करते करते उसकी आंखें थोड़ी सी डल पड़ गई थी। ये बात कैप्टन हॉकिंस समझ चुका था। एक बेहतरीन ग्लास लेके आया था, चश्मा। और जैसे चश्मा लगाया जहांगीर ने, तो सारी पिक्चर्स और बढ़िया दिखाई दी। तब तो और आंखें चकाचौंध हो गई। जहांगीर, अरे तेरे तो क्या ले आयो यार तुम। जहांगीर ने आज तक चिलम पीने के लिए, हुक्का पीने के लिए सिर्फ लकड़ी का कोयला इस्तेमाल किया था। पहली बार उसे हुक्का पीने के लिए समुद्री कोयला मिला और उसका फ्लेवर गजब का था। इतने सारे गिफ्ट देखने के बाद कैप्टन जहांगीर बड़ा खुश हुआ। अरे इतनी बढ़िया सौगात लेके आए यार, क्या चाहिए तुम्हें बताओ? महाराज सूरत में फैक्ट्री खोलना चाह रहे थे। एक क्यों, 5 खोलो तुम। पूरी की पूरी मोनोपोली दे दी गई सूरत में कि सूरत से ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी और कोई ट्रेड नहीं करेगा। आज के बाद ये हमारा खास आदमी है, राइट हैंडल जिसको कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम से क्या हो गई? राइट हैंडल। किसकी? जहांगीर की। किसी को खुश करने से पहले उसके बारे में जानो, उसको क्या क्या नीड है, क्या क्या नीड है, उसकी जरूरत के अनुसार काम करो, काम अपने आप हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है ना, आज 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी भीख मांग रही है मुगलिया सल्तनत से, भीख मांग रही है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलिया सल्तनत के बादशाह की बेगमों, शहजादियों और उनकी ग्रैंड चाइल्ड के साथ उन्हीं के सामने रेप करता है। उन्हीं की बच्चियों को चांदनी चौक पर तब तक नंगा घसीटता है जब तक उनके बदन में लिपटे हुए सारे कपड़े फट नहीं जाते। बेगमात के आंसू, ख्वाजा हसन निजामी साहब। 1857 1857 में ख्वाजा हसन निजामी साहब ने बड़ी शानदार बुक लिखी, बेगमात के आंसू। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल और जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, उन लोगों ने अंतिम मुगलिया सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह जफर की शहजादियों को घोड़े से बांधकर चांदनी चौक की गलियों में तब तक घसीटा जब तक उनकी शहजादियों के बदन में लिपटे कपड़े फट नहीं, और तब तक घसीटा गया जब तक उनके बदन से खून की सारी बूंदें निकल नहीं गई। एक समय था कि शहजादियों को जो व्यक्ति देख भर लेता था उसकी आंख फोड़ दी जाती थी। एक समय मुगलिया सल्तनत की जो शहजादियां हुआ करती थी वो चांदनी चौक का निर्माण करा रही। जहांआरा बेगम, जहांआरा ने चांदनी चौक का निर्माण कराया। एक समय है कि एक शहजादी चांदनी चौक बना रही है, और एक समय है कि एक शहजादी को तब तक घसीटा जा रहा है जब तक उसके बदन के लिपटे कपड़े फट नहीं जा रहे। समय डिपेंड करता है। एक समय ब्रिटिश भीख मांग रहे हैं मुगलिया सल्तनत, और एक समय मुगलिया सल्तनत का बादशाह इस बात को बोल रहा है कि 2 गज जमीन न मिले कुएं यार में,
क्या बोल रहे हो? 2 गज जमीन में ना मिली कुएं यार में। कुएं यार का मतलब होता है प्रेमिका की गली, और बहादुर शाह जफर के लिए प्रेमिका की गली का मतलब होता था भारत राष्ट्र। क्या होता था? कुएं यार में भारत राष्ट्र। बहादुर शाह जफर एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे, ऐसे कहते हैं ना, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई कुएं यार में। ऐसे बहादुर शाह जफर, वो कहाँ दफन किया गया? रंगून में। कहाँ दफन है? रंगून में दफन है वो बहादुर शाह जफर, म्यांमार। इसलिए तो कह रहा है कितना बदनसीब है तू जफर कि 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। गिड़गिड़ाता रह गया बहादुर शाह जफर की मुझे मेरे राष्ट्र में मरने दो, मेरी कब्र मेरे राष्ट्र में रहने दो। वहां फेंक दिया उठा के, यहां नहीं रहने दूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी। समय, समय बहुत मैटर करता है। नहीं, आज ईस्ट इंडिया कंपनी जो भीख मांग रही है वही कंप्लीट डोमिनेंट पावर में 1947 तक। आज 1613 में भीख मांग रहे हैं सर थॉमस महाराज से हाथ जोड़कर, राइट? 1613 में। तो फाइनली सर थॉमस रो के कहने पर सूरत में लोगों को फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल गई। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको परमिशन मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बग्गी से रिलेटेड एक किस्सा मिलता है, वो भी हिस्टोरिकल किस्सा है, कहानी, कि जब 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, तो उस टाइम फेज में हमारे देश में 6 सोने की बग्गियां थी और 6 चांदी की बग्गियां थी, जिस पर वायसराय चला करते थे सोने की बग्गियों पर। तो 6 सोने की बग्गी और 6 चांदी की बग्गी। तो लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना एंड नेहरू, नेहरू ने कहा सोने वाली हम लेंगे, जिन्ना ने कहा ऐसे कैसे ले लोगे, हम लेंगे सोने वाली, तुम क्यों लोगे, हम लेंगे। पार्टीशन हो रहा था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच का पार्टीशन हो रहा था, चम्मच तक का बंटवारा हुआ है अपने देश में। कितना? चम्मच तक का बंटवारा हुआ, और चम्मचों को आधा आधा काटा गया है, ऐसा बंटवारा हुआ अपने देश में। तो सोने की बग्गी कैसे ले लोगे भाई? तो माउंटबेटन ने इसका हल निकाला, सोल्यूशन दिया, हेड एंड टेल। जवाहरलाल नेहरू ने बोला हेड, और आया भी हेड। इसलिए सोने की बग्गियां इंडिया में, चांदी की बग्गियां पाकिस्तान में। और कभी कभी भारत का राष्ट्रपति उन्हीं सोने की बग्गियों में बैठ करके यात्रा करता है राष्ट्रपति भवन में। तो सोने की बग्गियां अपने पास हैं फिलहाल, चांदी की बग्गियां पाकिस्तान के पास, राइट? तो 1613 के आसपास सर थॉमस रो के सिफारिश पर फाइनली क्या बनाया गया? सूरत में फैक्ट्री बनाई गई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पहली परमानेंट फैक्ट्री थी। पहली परमानेंट फैक्ट्री थी कहां? सूरत, राइट? इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि चलो परमिशन तो मिल गई ट्रेड करने की। ये लोग किस चीज का ट्रेड करने के लिए आए थे? सिल्क, यानी कि टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट एंड स्पाइस, इन सारी चीजों का ट्रेड करने के लिए भारत में आए हुए थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। अब इन लोगों को जब ट्रेड करने की मोनोपोली मिल गई, कि अब इनको ट्रेड करने का राइट मिला, अब इन लोगों ने सोचा धीरे धीरे, जब आदमी को, एक कहावत है ना, जब आदमी को बैठने की जगह मिल जाती है तो आदमी लेटने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह से जब इनको परमिशन मिल गई ट्रेड करने की, तो अब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपनी प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश की जाए। तो अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत में अपनी 3 प्रेसिडेंसीज बनाई गई। एक बनाई गई मद्रास में, और एक बनाई गई बंबई में, और एक प्रेसिडेंसी बनाई गई कहां? बंगाल में। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी को स्टैब्लिश किया। कितनी? 3 प्रेसिडेंसी को स्टैब्लिश किया। ओके, मद्रास में फर्स्ट टाइम इन लोगों ने स्टैब्लिश किया 1639 में, बंबई में इन लोगों ने स्टैब्लिश किया 1687 में, और फाइनली इन लोगों ने स्टैब्लिश किया 1651 में। ओके, तो 3 प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कहां कहां पर? एक तो बंबई में, एक बंगाल में, और फाइनली एक मद्रास में। यहां पर इन लोगों ने 3 प्रेसिडेंसी को स्टैब्लिश कर लिया। कैसे कैसे स्टैब्लिश किया, जरा इसको समझो। इन 3 प्रेसिडेंसी को इन लोगों ने कैसे स्टैब्लिश? मद्रास के राजा से कुछ जमीन पट्टे पर, यानी कि लीज पर लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाया।
सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया। कहां पर? मद्रास में। अंग्रेजों ने पहला नगर निगम भी कहां बनाया? मद्रास में ही बनाया। फर्स्ट नगर निगम, जिसे आज हम तमिलनाडु कहते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? चेन्नई? सच्ची? गूगल करो। शर्म नहीं आ रही अपने ऊपर? चुल्लू भर पानी ले लो, उसके बाद क्या करना तुम्हें पता है? दो की राजधानी पता करो, एक केरला की और एक तमिलनाडु की। पता करके बताओ देवी जी। गूगल कीजिए, गूगल। कि तमिलनाडु की क्या राजधानी है एंड केरला की क्या राजधानी है। ओके। तिरुवनंतपुरम किसकी है? केरला की। और चेन्नई किसकी है? तमिलनाडु की। राइट। ओके। तो मद्रास के सेंट फोर्ट, मद्रास में एक जगह थोड़ा सा इन लोगों ने लीज पर लिया और वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सेंट फोर्ट जॉर्ज बनाया गया, एक किला बनाया गया। राइट। और फाइनली मद्रास में लोगों ने अपनी प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश कर ली और पहला नगर निगम भी इन लोगों ने मद्रास में ही बनाया। ओके। नेक्स्ट, बम्बई को कैसे लीज पर लिया इन लोगों ने? हुआ ये 1661 में। 1661 में पोर्तुगीज और ब्रिटिश, पोर्तुगीज में लेडी का नाम है कैथरीन ब्रिगंजा। क्या नाम है? कैथरीन ब्रिगंजा। और इनका नाम है चार्ल्स सेकंड। ये राजकुमार हुआ करते थे ब्रिटेन के। चार्ल्स सेकंड उस टाइम यानी कि 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार हुआ करते थे। और कैथरीन ब्रिगंजा पुर्तगाली शहजादी हुआ करती थी, है ना, प्रिंसेस थी। तो दोनों गोवा बीच पर घूमने आए हुए। कहां पर? गोवा बीच पर घूमने आए थे। चलो गोवा का बीच देख के आते हैं कैसा है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सडन इन लोगों को अचानक से प्यार हो जाता है। और जैसे इन लोगों को प्यार हुआ और ये प्यार विवाह में कन्वर्ट हो गया। तो अपने यहां डाउरी सिस्टम है ही है, दहेज देना पड़ता है। तुम्हारे यहां दहेज को क्या कहते हैं? बताओ, दहेज को क्या कहते हैं? नहीं, दहेज नहीं बोलते। क्या कहते हैं उसको? नहीं, नजराना नहीं। नजराना कुछ और होती है। रहम? नहीं, कुछ और कहते हैं उसको। मेहर शायद कहते हैं। क्या होता है वो? हाँ। नहीं। अच्छा। तो जो भी है ऐसा ही कुछ होता है ना? तो भाई लड़की कौन थी? कैथरीन ब्रिगांजा यानी कि पोर्तुगीज। और पुर्तगालियों से अब ज्यादा डोमिनेंट पावर हो रहे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। चार्ल्स सेकंड ब्रिटिश था। दोनों के बीच में विवाह हुआ, मैरिज। तो पोर्तुगीज के पास बंबई वाला जो एरिया था वो पुर्तगाल के कंट्रोल में हुआ करता था। किसके कंट्रोल में? पुर्तगाल के कंट्रोल में। जब इन दोनों के बीच में शादी हो गई तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को बंबई वाला जो रीजन था वो दहेज में दे दिया। दहेज, सोचने वाली बात, जगह अपनी, दहेज में कोई और दे रहा है। दहेज में मिल गया। अब बंबई थी किसकी? पुर्तगाली की। पहले तो थी इंडिया की, फिर हो गई किसकी? पुर्तगालियों की। अब किसकी हो गई? अब हो गई ब्रिटेन की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। राजा की हो गई। राजा रहता है कहां? बकिंगम पैलेस में। तो उसको बंबई से क्या मतलब? तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बंबई 10 पाउंड किराए पर लीज पर दे दिया। चलो तुम हमको 10 पाउंड दिया करो और तुम इसका इस्तेमाल करो। कैथरीन ब्रिगांजा के जो शौक थे वो बहुत महंगे थे। चार्ल्स सेकंड उनके इन शौक को कंप्लीट करने के पैसा चाहिए, पैसा दे नहीं पा रहा था बेचारा, है। तो उसको लगा कि यार दहेज में कुछ मिला था हमको। क्या? मुंबई अभी क्या चल रहा है वहां? 10 पाउंड मिलता है रेंट पे, उतने में मैडम का काम हो नहीं पा रहा कंप्लीट। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक ऑफर किया गया, बंबई बेचना चाह रहे हैं, लेंगे क्या? जी लेना चाह रहे हैं। बंबई को बहुत सस्ती कीमत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीद लिया अपने ही राजा से, है ना। तो खरीदा कब? 1668 में। यानी कि अब 1668 में बंबई पर राइट किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी तक था किसका? चार्ल्स सेकंड का। अब किसका हो गया?
ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1687 में इन लोगों ने बंबई को डिजाइन कर दिया। किन लोगों ने डिजाइन किया? गेराल्ड अंगियार ने। किसने? गेराल्ड अंगियार ने इसको डिजाइन कर दिया और बंबई का पहला गवर्नर हायर कर लिया गया जिसका नाम है ऑक्सीडेन। क्या नाम है? जॉर्ज ऑक्सीडेन। तो बंबई का पहला गवर्नर बनकर के तैयार हुआ कौन? जॉर्ज ऑक्सीडेन। क्लियर हुआ? तो बंबई को डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन है? फाउंडर ऑफ बम्बई, बॉम्बे, तो गेराल्ड अंगियार। बंबई प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर ऑक्सीडेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, यही ऑक्सीडेन आगे पढ़ोगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक करा रहे होंगे तो उस राज्याभिषेक में पहुंचने वाला बंबई का जो गवर्नर है, राइट आंसर ऑक्सीडेन। तो सवाल पूछा जाएगा कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक में पहुंचने वाला एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर कौन था? राइट आंसर ऑक्सीडेन। टीसीएस ने सवाल पूछा इस पर। ओके, ये कंफर्म हो गया। तो अब इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी 2 प्रेसिडेंसी को स्टैब्लिश कर लिया गया। नेक्स्ट, बंगाल। 1651 में ब्रिजमैन, क्या नाम है व्यक्ति का? ब्रिटिश ऑफिसर है। ब्रिजमैन नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है? बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है हुगली। हुगली में अपनी एक फैक्ट्री ओपन की। कहां पर? हुगली में अपनी एक फैक्ट्री ओपन की। ठीक है, कब? 1651 में। एक लंबे टाइम तक एज ए फैक्ट्री मालिक ये लोग काम करते रहे, बट वहां पर पावर किसकी चलती थी? ताकत किसके पास थी? मुगलिया सल्तनत के पास। और मुगलिया सल्तनत के पास ये ताकत आती कहां से थी? जो उसने अपने सूबेदार बना रखे थे। भाई मुगलिया सल्तनत कहां है? यहां पर है। और इसने अब यहां से खुद तो कंट्रोल कर नहीं सकता, तो यहां अपना एक व्यक्ति भेजेगा जिसका नाम होगा सूबेदार। क्या नाम होगा? सूबेदार। लाइक आज का मुख्यमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री कहां बैठेगा? दिल्ली में। मुख्यमंत्री कहां बैठेगा? यूपी का, लखनऊ में। तो प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में डेली थोड़ी ना आएंगे, तो योगी आदित्यनाथ बैठेगा ना, वही तो बैठेगा। ठीक उसी तरह से मुगलिया सल्तनत का बादशाह कहां बैठेगा? आगरा में या दिल्ली में बैठेगा। तो बंगाल में सूबेदार बनाता था, यानी कि सुप्रीम पावर बंगाल में किसके पास? सूबेदार के पास। बट सूबेदार की परमिशन से आपने फैक्ट्री ओपन कर ली है ट्रेड करने की। समझ में आ रहा है? तो 1698 के आसपास बंगाल का जो गवर्नर है उसका नाम है अजीमुशान। क्या नाम है? अजीमुशान। अजीमुशान थोड़ा सा घूसखोर निकल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अजीमुशान के पास 1200 रुपए का एक ऑफर किया कि 1200 रुपए में हम 3 गांव खरीदना चाह रहे हैं। एक का नाम है सूतानाती, एक का नाम है कलिकाता और एक का नाम है गोविंदपुर। 1200 रुपए लीजिए और ये बंजर वाली जमीन हमें दे दीजिए। सूबेदार ने कहा कोई समस्या की बात नहीं, ले जाओ, फालतू ऐसे पड़ी हुई है, 1200 रुपए बिना मतलब के आ रहे हैं। राइट? तो अजीमुशान ने 1698 के आसपास 1200 रुपए में ये 3 क्षेत्र ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दे। जॉब चार्नॉक, क्या नाम है? एक ब्रिटिश ऑफिसर है जिसने खरीदा है, उसका नाम है जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ने इन 3 क्षेत्रों को मिला करके कलकत्ता नामक शहर की स्थापना कर देता है। कौन सा शहर? कलकत्ता नामक शहर की स्थापना कर दिया। कब? 1700 में। और इसी कलकत्ता में उसने एक जगह बनाई जिसका नाम रखा फोर्ट विलियम। क्या? फोर्ट विलियम कब बना? 1700 में। कब बना? 1700 में। और यही फोर्ट विलियम के आगे जब कॉलेज आप लगा देते हैं ये बन जाता है 1800 में। और बनाने वाला व्यक्ति कौन? लॉर्ड विलियम वेलेजली, सॉरी लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है? लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम किसने बनाया? जॉब चार्नॉक ने। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया? लॉर्ड वेलेजली ने। कब बनाया? 1800 में। ये कब बना? 1700 में। कंफर्म हुआ? और इस फोर्ट विलियम का जो कि 1700 में डिजाइन किया जा रहा है, इसका जो पहला गवर्नर हायर किया जा रहा है उसका नाम है चार्ल्स आयर। क्या नाम है? चार्ल्स आयर। जैसे ऑक्सीडेंट बंबई का पहला गवर्नर था, ठीक उसी तरह से चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर है। बट डिजाइन किसने किया है? जॉब चार्नॉक ने।
क्लियर हो गया? इस तरह से अंग्रेजों के द्वारा अपनी 3 प्रेसिडेंसी को स्टैब्लिश कर लिया गया। 3 प्रेसिडेंसी बन गई पक्का। तो तुम्हारा नाम क्या है दिव्या? तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना। तुम्हारा नाम क्या है? कल्पना। ओके। अब तुमसे कुछ सवाल पूछना है ना? बताओगी? पक्का? क्या गले को क्या हो गया? जगराता की थी क्या रात में? तुम्हें समझ आ रहा है? सारा बाउंस जा रहा है? आ रहा है? जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो इतिहास? निहायती बकवास टाइप का सब्जेक्ट। अच्छा, मजबूरी है, पढ़ लो, क्या करोगे? हैं? आ जाएगी। ज्यादा बोर तो नहीं हो रहा तुम लोग? आ रहा है समझ में? चलो, नोट्स दे दूं? तुम्हें नोट दे दूं? तुम्हें इंग्लिश में चाहिए? ओके, चलो आज इनको बोलता हूँ मैं, फोटो कॉपी करा के तुमको दे दिया जाए। हमारे पास समस्या ये है ना, कॉलेज में ऐसे जाकर लेक्चर दे आते हैं। हाँ, तो तुम लोग भूल जाते हो। समस्या तो यही। हमें पढ़ाने में समस्या नहीं आती, हम पढ़ा लेते हैं, लिखाने में थोड़ी समस्या आ जाती है। फिलहाल इतना समझ में आया कि नहीं? इतना बताओ, इतना समझ में आया? अब कंपनी देखो ना, भीख मांगने वाली कंपनी से देखो प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट हो रही है। स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग? स्ट्रगल कर रहे हैं आज। तो फाइनली 1700 तक आते आते कंपनी वेल तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है। अब कंपनी की जो एम्बिशन थे कंपनी के, वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। अब कंपनी एम्बिशियस हो रही है। अब कंपनी को लग रहा है कि इनके इंटरनल पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इनके पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए, तभी हम लोग रूल कर सकते। अभी तक कंपनी क्या थी? ओनली ट्रेडिंग कंपनी थी। उसका एकमात्र गोल था कि हमें ट्रेड करना है। अब कंपनी का गोल बन रहा है डे बाय डे कि हमें इनके पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अंतर समझ में आ रहा है? अभी तक लोकल जो रूलर थे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे थे। अब कंपनी को यह लग रहा है कि अगर हम इनके पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर कर दें तो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनके साथ ट्रेड करेंगे। बस इतना चेंज करना चाह रही कंपनी फिलहाल। और फिर अपने इंटरेस्ट के बाद कंपनी कहेगी कि हम खुद रूल करेंगे। क्या करेंगे? खुद रूल करेंगे। बस अंतर इतने धीरे धीरे आ रहा है। ठीक, तो इन लोगों को लगा कि पहले अपना कंट्रोल कहां किया जाए, तो उनको राइट प्लेस मिला बंगाल। कौन सा राइट प्लेस मिला? बंगाल। इन लोगों ने बंगाल को जीतने की कोशिश की। तो बंगाल में क्या होते थे? सूबेदार। लेकिन जब सेंटर पावर कमजोर होती है तो रीजनल पावर अपने आप में इमर्ज करने लगती है। तो हो ये रहा था कि अब ये देख रहे हैं आप, घटना कब की है? 1700 की। 1700 में बना रहे हैं ना। और सबसे बेहतरीन जो मुगलिया सल्तनत का अंतिम बादशाह है, नाम है औरंगजेब, वो डेथ कर जाता है 1707 में। और उसके बाद के जितने बादशाह हुए वो सब के सब कमजोर हुए, निहायती कमजोर। बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, अहमद शाह, बहादुर शाह जफर, इस तरह के, मोहम्मद सर रंगीला, बहुत सारे, जिन्हें अय्याश बादशाह कहा गया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल में अपना इंटरेस्ट दिखाया, एम्पायर में नहीं। एम्पायर सत्यानाश हो जाए कोई समस्या की बात नहीं। सारा काम किसके लिए करना है? फीमेल के लिए। मतलब फीमेल जो कहेगी वही करो। एक बहुत बेहतर उदाहरण बता रहा हूं। जहांदार शाह नाम का एक बादशाह हुआ, औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद राजा बना कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। और बहादुर शाह फर्स्ट के तुरंत बाद जो व्यक्ति राजा बना, बादशाह बना मुगलिया सल्तनत में दिल्ली में, उसका नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह की एक प्रेमिका हुआ करती थी। वो दिल्ली के लाल किले से यमुना को देख रही थी। आगरा से एक नाव चली आ रही थी। आगरा से एक नाव चली आ रही थी, किसमें? सॉरी, आगरा से एक नाव यमुना नदी से होते हुए दिल्ली आ रही थी। और
मैडम देख रही थी नाव आ रही है। तब तक ऐसा कहा जाता था जहां पर लाल कुंवर वहीं पर जहांदार साहब। समझ आ रही बात? अगर आपको बादशाह को ढूंढना है तो बादशाह को मत ढूंढिए, आप लाल कुंवर को ढूंढ लीजिए, बादशाह मिल जाएंगे, वहीं आसपास मिलेंगे आपको। इसका मतलब मैडम अगर बालकनी में, बादशाह जी कहाँ होंगे? बालकनी में होंगे। तो मैडम बालकनी से नाव देख रही थी, बादशाह सलामत को दिखा। बादशाह सलामत आज तक मैंने नदी में नाव को डूबते हुए नहीं देखा है। कहना ही क्या था। मैडम के मुख से इन शब्दों की जैसे ही वर्षात हुई, उधर यमुना नदी में वो कश्ती डूब गई। समझ में आया? मैडम ने फिर एक बात कही, मैंने नदी में डूबते हुए किसी इंसान को देखा ही नहीं आज तक। जो बचने की कोशिश कर रहे थे उनको बीच धारा में छोड़ दिया गया। और मैडम उन डूबते हुए नौका को और डूबते हुए लोगों को देखते हुए उसके चेहरे पर जब मंद गति की मुस्कान आई तो मानो जहांदार शाह का दिन बन गया। ऐसे बादशाह हुए। क्या करोगे तुम्हारे? बर्बाद नहीं हो जाएगी मुगलिया सल्तनत? जब तुम्हारे ये सोच है तो बर्बाद नहीं हो जाओगे? बर्बाद होना ही था। बताओ किस तरह की डिमांड हो रही है, निहायती बकवास टाइप की, है कि नहीं? तो 1707 में भाई साहब की डेथ हो जाती। अब निहायती बकवास टाइप के लोग आए। तो जब सेंट्रल पावर कमजोर हो रही है, इसका मतलब अगर दिल्ली कमजोर हो रही है तो बंगाल खुद को इमर्ज करेगा, यानी कि जो सूबेदार है वो कहेगा कि नहीं अब तुमसे तो कोई खतरा है नहीं, वो अपने आप को डे बाय डे इंडिपेंडेंट घोषित करेगा। तो मुर्शिद कुली खान नाम का एक व्यक्ति होगा जो मुगलिया सल्तनत का अंतिम सूबेदार होगा और बंगाल का पहला नवाब होगा। यानी कि उसने मुगलिया सल्तनत से अपने रिश्तों को खत्म करते हुए इस बात को चैलेंज कर दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारे अधीन नहीं। योगी आदित्यनाथ बोल सकते हैं क्या कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं? मोदी जी है हिम्मत, अगले दिन केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बोल के दिखाएंगे। लेकिन अगर सरकार मनमोहन सिंह टाइप की हो तो राहुल गांधी जी के द्वारा पन्ने फाड़ दिए जाते हैं मनमोहन सिंह के सामने। नहीं फाड़े गए थे? फाड़े गए। इसका मतलब अगर आप सेंटर में मजबूत हैं, अगर कमजोर हैं तो रीजनल पावर 101% इमर्ज करेगी और तुमसे अपना नाता तोड़ लेगी। तो मुर्शिद कुली खान ने सूबेदारी से इस्तीफा मारा और उसने कहा कि आज के बाद मैं बंगाल का इंडिपेंडेंट नवाब हूं, जो करना है कर लो। तो मुर्शिद कुली खान बंगाल को इमर्ज कराने लगा और अभी तक बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी ढाका और उसने अपने नाम से कैपिटल ही चेंज कर डाली मुर्शिदाबाद। बहुत बड़ी बात है। कैपिटल को अपने नाम से चेंज करने का मतलब है कि अपनी ऑटोनॉमी दिखा रहा हो आदमी कि तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने कुछ करने की। ढाका से क्या चेंज हो गई? राजधानी मुर्शिदाबाद, और मुर्शिद कुली खान नाम चेंज हो गया मुर्शिदाबाद। जब तक बंगाल में तो कोई भी एरिया, एक टाइम ही तक तो आप बेहतर रूलर पैदा करोगे। तो जब तक मुर्शिद कुली खान था, जब तक अली वर्दी खान थे, तब तक प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये थोड़े पावर थे और पॉलिटिकल और डिप्लोमेट माइंड थे, मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान। बट उसके बाद बंगाल में जो नवाब हुए वो लालची पैदा हुए, सत्ता के लालची। जैसे एक व्यक्ति जो पैदा हुआ सिराजुद्दौला, वो एक बढ़िया आदमी था, बट सिराजुद्दौला के जो साथ में काम करने वाले लोग थे वो निहायती लालची थे। जैसे उसका दामाद एंड कमांडर इन चीफ मीर जाफर, निहायती लालची आदमी। अब वो खुद सोच रहा है कि मैं बादशाह नवाब बन जाऊं, तो किसके साथ मिलेगा जाकर के? कंपनी के साथ। और किसके साथ धोखेबाजी करेगा? सिराजुद्दौला के साथ में करेगा। इसलिए बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है। क्या लड़ा जाएगा? बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हारेगा। अब जैसे ही प्लासी का बैटल जीत लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कंपनी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सूबे पर कंट्रोल कर लिया। उसमें मुगलिया सल्तनत का जो सबसे बड़ा सूबा था वो था बंगाल, और प्लासी के बैटल के बाद बंगाल का जो सूबा था उसके मालिक हो गए कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। अभी तक परमिशन मांग रहे थे, अब मालिक हो गए। और फाइनली जब बक्सर का बैटल आया तो ये स्टेटमेंट जारी कर देना पड़ा क्या कि बक्सर के युद्ध ने
भारत के 30 करोड़ लोगों की हथेलियों पर गुलामी की दास्ता बो दी। यानी कि अब बक्सर के बैटल ने यह बताया भारत के लोगों को कि तुम 200 सालों के लिए गुलाम होने वाले हो, और सारे के सारे इंडियंस गुलाम हो गए। कहा? बक्सर के बैटल के बाद। और बक्सर का बैटल लड़ा कहां गया? बंगाल और बिहार के एरिया में। और बक्सर के बैटल के बाद कंपनी के पास फुल मोनोपोली आई कि अब बंगाल पर कंट्रोल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब जब एक इतने बड़े सूबे पर आपका मालिकाना हक हो गया, बंगाल और बिहार वाले रीजन पर, तो बगल में तो अवध है। तो जब बंगाल वाले मारे जा रहे थे तो अवध वाला मजे ले रहा था, वो हमारे ऊपर बराबर धमकी देते थे मारने की। ठीक। तो जब बंगाल नेस्तो नाबूद हो गया तो अगला नंबर किसके ऊपर? अवध के ऊपर। अवध के नवाब मजे ले रहे थे। अवध के नवाब को यहां इंटरफेयर करना चाहिए था, बंगाल के नवाब का साथ देना चाहिए था, जबकि लोग मजे ले रहे थे। मारो और मारो। और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को पकड़ करके लखनऊ से कलकत्ता भेज दिया जाता है। और जब वो निकल रहे होते हैं तो कहते हैं, दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। ये लिखा वाजिद अली शाह साहब। भाई साहब ने लखनऊ में, जहां आज भात खंडे विश्वविद्यालय है, वहां पर पहले परी खाना हुआ करता था। क्या हुआ था? परी खाना। और वाजिद अली शाह के उस परी खाने में कम से कम मैं बताऊं तो 500 स्त्रियां रहती थी, इसलिए उसका नाम ही पड़ा परी खाना। और उसी परी खाने की एक महिला है जिसका नाम है बेगम हजरत महल। क्या नाम है? बेगम हजरत महल। कोई भी लेडी बेगम बनने से पहले बांदी बनती थी। क्या बनती थी? बांदी। तो किसी भी बेगम के बेगम बनने की जो कहानी है वो बांदी से होती थी। मतलब वो पहले नौकरानी होती थी, और जब बादशाह का दिल या नवाब का दिल खुश कर देती थी तब वो बेगम हो जाती थी। समझ में आ रहा है? तब वो क्या हो जाती थी? बेगम। इस तरह से अवध मारा गया। कौन मारा गया? अवध मारे गए। तो जब अवध वाले मारे जा रहे थे तो इधर ये मराठा मजे ले रहे थे। तो अंग्रेजों ने कोई भेदभाव नहीं किया मारने में, सबको बराबर से मारा। एक काम अंग्रेजों ने किया कि कोई भेदभाव नहीं किया, बराबर से मारा है सबको। तो फिर मराठे मारे गए। और जब मराठे मारे जा रहे थे तो दक्कन वाले मजा ले रहे थे, निजाम उजाम कुतुबशाही ये सब मजे ले रहे थे, फिर ये भी मारे गए। तो जब ये मारे जा रहे थे तो बगल में मैसूर मजे ले रहा था, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, तो ये भी मारे गए। समझ में आ रहा है? तब तक ये नॉर्थ वाला रीजन साइलेंट मोड पे था। राजा रणजीत सिंह टाइप के लोग, इनको भी मिलके मारा गया 1800 के आसपास। इस तरह से सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर डे बाय डे इन ब्रिटिश का रूल हो गया। किसका रूल हो गया? ब्रिटिश। और अंग्रेजों के द्वारा भारत 200 सालों के लिए गुलाम बना दिया। और हम फाइनली फिर इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त 1947 को। अब यही क्रोनोलॉजी है तुमको पढ़नी। समझ में आ रहा है? यही पढ़ना है, पूरा अंग्रेजों का इतिहास। ठीक है, कल पढ़ेंगे। हाँ? क्या? ठीक है, ठीक है, दे देंगे। छोटा मोटा लिखा है, दे दूं? ज्यादा नहीं लिखा है। चलो इनको मैं क्या नाम है यूज करवा के उनको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो खुद ही हो सकता है। तुम लोग कराना नहीं बोलना है। हाँ इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में वो इंग्लिश में, ठीक है।